तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन की प्रैक्टिस टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही भरोसेमंद संस्था का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस टेस्ट। हम लोग पहला प्रैक्टिस टेस्ट दोस्तों इसका हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्ट ए पार्ट बी करके सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इसी विजन की ये दूसरी प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। सारे मिक्स टाइप के प्रश्नों को रखा गया है, कुछ सरल, कुछ कठिन, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ फैक्चुअल, सारे सिलेबस को कवर करके एक एक प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं एक शेडो प्रश्न है, आपके पूरे सिलेबस को कवर करके रखा गया है कि आपको इस बात को अवगत कराने के लिए कि हमें किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, हमें किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है, कहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। इस टेस्ट में दोस्तों आप इस बात को समझ जाएंगे। तो चलते हैं हम दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, आरओ एआरओ के रिजल्ट में जो तो हम लोगों को अप्रत्याशित एक तरह का देखने को मिला वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। बहुत सारे लड़कों के उम्मीदों पर, बहुत सारे लड़कों के सपनों पर दोस्तों पानी फेर दिया रिजल्ट। कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है। जिसका हुआ वो कैसे हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, कट ऑफ क्या है, हम लोगों का आखिरी नंबर उसमें कितना मिला, हम लोगों का दोस्तों जो कह सकते हैं ना कि बहुत सारी जो इस समय जो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आयोग जिसका जवाब नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों इन सब को थोड़ा सा हम लोगों को इस समय मालूम है बहुत ज्यादा पीड़ा होगा, जो बच्चा बहुत ज्यादा जी जान लगाकर दिया होगा और उसका नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब उससे ज्यादा दोस्तों मेहनत करके आप यहां पर इस यूपी पीसीएस में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रूव करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोगों की जो मांग है दोस्तों कि हम लोगों का नंबर बताया जाए, कट ऑफ बताया जाए और मॉडिफाइड आंसर की दिया जाए। अभी तक आयोग तो अभी अंधा बहरा हो चुका है, अभी नहीं सुन रहा है, देखते हैं क्या करता है। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको कथन दे दिए गए हैं, कह रहे हैं बताइए कौन सा हमारा ये कथन सही है, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन चुनना है। पहला वाला स्टेटमेंट दिया है कि मुर्शीद कुली खान, आप लोग जानते हैं 1717 में मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब बना, बंगाल का नाजिम नियुक्त किया गया। तब यह एकमात्र मतलब ऐसा नवाब था जिसे एक साथ दीवानी और नाजिम दोनों का अधिकार प्राप्त हुआ। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दीवान का मतलब राजस्व संग्राहक, और दोस्तों ये दोनों के दोनों पद इसे मिला था मुर्शीद कुली खान को। ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा अगर पढ़ें तो उसने कमजोर जमींदारों को संरक्षण देकर अधिक शक्तिशाली भूपतियों में परिवर्तित किया। दोस्तों गलत, उन्होंने कुछ ही जमींदारों को जो उसके चाटुकार थे उसको बढ़ावा दिया, बाकी बहुत सारे लोगों को दबा दिया, उनको बढ़ावा नहीं दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहे हैं जिससे वे नाजिम के विरुद्ध सशक्त विपक्ष बन सके। तो ऐसा कौन चाहेगा हमारे सामने कोई सशक्त विपक्ष बन सके, उनको कमजोर किया बहुत लोगों का। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं तो यहां पर ये हमारा केवल स्टेटमेंट पहला वाला सही होगा, ऑप्शन ए। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बंगाल के नवाबों के बारे में। कोई भी प्रश्न होता है दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि वही आएगा, जो ये दावा करता है वो महामूर्ख है। हाँ, ये कह सकते हैं उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उससे इर्द गिर्द आपको प्रश्न बन सकते हैं। जैसे देखिए यहां दे दिया है फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को किससे प्राप्त किया था, तो इसका मतलब आप लोग पांडिचेरी से संबंधित पढ़ लीजिए। पांडिचेरी का जो फ्रांसीसी कब आए थे, यहाँ पर कब गए थे, फ्रांसीसियों का अंग्रेजों से कितने युद्ध हुए, कब हुए, कहां हुए, ये सब चीजों को थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज हमें यह सिखाता है कि किस कोने से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को किससे प्राप्त किया था। तो दोस्तों बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने प्राप्त किया था 1674 में। 1674 में बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने पांडिचेरी को प्राप्त किया था। तो यस, आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे यहां पर। आगे दोस्तों अगर हम लोग चले तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमें किस टॉपिक पर फोकस करना है। ये ऐसा नहीं कि मैं कभी भी दावा नहीं करता हाँ इन्हीं में से आएगा, आ गया तो आ गया, नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इन्हीं टॉपिक को अगर फोकस करेंगे तो आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो तीसरा प्रश्न दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कौन सा जोड़ा हमारा सुमेलित नहीं है जो स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नामों और उससे संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा स्थानांतरित कृषि जिसे भारत में झूम कृषि कहा जाता है, तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से कहा जाना जाता है। तो एक मिसमैच है, उसे आपको बताना है। तो जैसे मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि आप लोग जानते हैं, किसी एक स्थान पर जाते हैं वो लोग, वहां पर
पेड़ों को काटते छाटते हैं, वहां जमीनों को उर्वर बनाकर खेती करते हैं। जब जमीनें अनुर्वर हो जाती हैं, अनुपजाऊ हो जाते हैं, तो छोड़कर यही काम अन्य जगह पर चले जाते हैं, तो इसे झूम कृषि कहते हैं। और यहाँ पर दिया है चेनगिन, ये फिलीपींस में दोस्तों ये चेनगिन्स बोला जाता है, फिलीपींस में चेनगिन्स बोला जाता है। और मध्य अफ्रीका में मसोले बोला जाता है, मध्य अफ्रीका में इन्हें मसोले बोला जाता है। और मिल्पा दोस्तों मध्य अफ्रीका और मेक्सिको में होता है, वेनेजुएला में नहीं होता है, तो यहाँ पर यही गलत यहाँ कर दिया। मिल्पा कहाँ होता है दोस्तों? मिल्पा मध्य अमेरिका और मेक्सिको में देखेंगे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच वाले क्षेत्र में, तो वहां पर ये मिल्पा होता है, वेनेजुएला नहीं होता है। तो यही आपका स्टेटमेंट, यही वाला जो कथन मतलब ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब तीनों सही थे। आगे अगर हम लोग देखें चौथे वाले में, तो दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्चुअल प्रश्न दिया है, इसमें तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग हमें फैक्चुअल वाले प्रश्न में लगाना होता है, जो छोटे छोटे होते हैं वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि वो चीजें रटनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर कथन आपको दे दिया, कथन 2 दे दिया। कह रहे हैं रोजगार के बेहतर अवसर, उच्च वेतन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कारक प्रवास के अपकर्ष के कारक होते हैं। तो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अपकर्ष का मतलब होता है दोस्तों अपनी तरफ खींचना, जिसे इंग्लिश में हम लोग पुल कहते हैं, इंग्लिश में पुल कहते हैं, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। और दोस्तों प्रतिकर्ष यहां पर दिया है, प्रतिकर्ष मतलब पुश होता है, पुश मतलब अपनी तरफ से ढकेलना। तो पुल और पुश का मतलब समझ गए होंगे, कोई भी मतलब हम लोग जैसे कोई भी शहर होता है वहां अच्छी सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छे रोजगार, बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, तो लोगों को अपनी तरफ पुल करता है, मतलब आकर्ष करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो वही बात यहां पर लिखा है। तो उपलब्धता जैसे कारक प्रवास के लिए अपकर्ष यानी पुल करता है, तो यस ये वाला कथन बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट, संसाधनों की कमी जैसे कारक प्रवास के प्रतिकर्ष यानी पुश के लिए यानी ढकेलने के लिए कारक होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम लोग किसी शहर में रह रहे हो, महंगाई है, बेरोजगारी है, अत्याचार, लूट, अपहरण, पर्यावरण संकट, संसाधन, तो हम लोग सोचेंगे हम लोग छोड़कर यहां से चले जाएं, तो वो शहर हम लोगों को पुश करने पर मजबूर कर देगा। तो यस ये भी कथन हमारे सही हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न थे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हुए, बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग पांचवें वाले में देखें, तो यहां पर दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं जब द्रव से भरे किसी सिलेंडर में पिस्टन को आगे पीछे किया जाता है। तो दोस्तों कोई लिक्विड आप ले लीजिए और उस लिक्विड में कोई द्रव भर दीजिए और उसमें पिस्टन जब ऊपर नीचे करता है तो उसमें किस तरह का तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे आप लोग जानते हैं तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो यहाँ प्रस्थ है तो इसका मतलब ट्रिक से आप समझ जाइएगा ये प्रकाश वेव की तरह होती हैं, और यहाँ दैर्ध्य है इसमें आधा ध है तो आप समझ जाइए ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, अनुदैर्ध्य इसमें ध है तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। तो जब किसी लिक्विड से भरे द्रव में पिस्टन आगे पीछे करता है तो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखे रहेंगे आप लोग, ये आपका सही है। आगे अगर दोस्तों हम लोग छठवें वाले प्रश्न को देखें, तो छठवें वाले में आपसे पूछा जा रहा है, इसी से संबंधित बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड। कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला वाला देखें तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता यानी ध्वनि कितनी तेज होगी यह डिपेंड करता है, यानी उसकी इंटेंसिटी, ध्वनि कितनी तेज होगी, कितना ज्यादा आवाज करेगा, यह डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड जानते हैं मेन पॉइंट से जो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है मेन पॉइंट से मैक्सिमम जो कह सकते हैं डिस्टेंस होता है अप या डाउन में, यही आपका एम्पलीट्यूड होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यस ये ध्वनि की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। कह रहे हैं कि ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता मतलब पिच, पिच मतलब आप लोग समझ रहे हैं आवाज पतला मोटा, जैसे औरतों की पिच बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनका आवाज पतला होता है, आदमियों के आवाज में पिच कम होता है क्योंकि उनकी आवाज थोड़ा भारी होती है। तो पिच जिसे हम लोग तीक्ष्णता या तारत तो बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों की आवृत्ति पर निर्भर करती है।
तो ये बात दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों यहाँ पर, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न दिया है, कोई दम नहीं है इसमें, देखते ही उड़ा देंगे आप। कह रहे हैं एक 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 100 वाट लिखा है, ध्यान देंगे, 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 10 घंटे जलाने पर कितनी ऊर्जा, ये ऊर्जा आपको किलोवाट घंटा में बताना है कि कितनी ऊर्जा खपत करेगा। तो किलोवाट घंटा, तो कुछ नहीं करना है, बस इसी को ध्यान में देंगे तो आपका हो जाएगा। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट और घंटा का गुणा कर दिए, तो ये वाट दिया है, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, तो वाट को 1000 से भाग देकर किलोवाट बनाएंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 किलोवाट। गुणा घंटा दिया है तो 10 घंटा है, 10 घंटा से गुणा कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग 1 किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही वाला आप थोड़ा सा बस इसी के दिमाग में रखे रहेंगे, यही आपको बता दिया क्या करना है, यानी किलोवाट और घंटा का गुणा कर देना है, तो आपको 1 किलोवाट घंटा प्राप्त हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 8वें वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण समुद्र में गहराई के साथ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, कोई बॉडी अगर समुद्र में या किसी जलीय क्षेत्र में आप डुबाओगे, जितनी गहराई में हो जाएगी, वाटर प्रेशर ऊपर उतना ज्यादा क्रिएट करता है। आप लोग पढ़े होंगे आप लोग दोस्तों, ये कांस्टेंट GH, तो यहाँ पर आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, यहाँ पर मतलब जो आप लोगों को वहाँ पढ़ाया गया होगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वहाँ पर, तो ये मुझे मालूम है आप लोग पढ़े होंगे। तो हाइट यहाँ पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना आप गहराई बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर वही दाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में गहराई के साथ बढ़ता जाता है दाब। आगे दोस्तों हम लोग देखें 9वें वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, भारत में राजकोषीय घाटे की कंसेप्ट का प्रयोग पहली बार वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 97-98 में किया गया था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा, राजकोषीय घाटा का आप लोग जानते हैं, आपने कितना प्राप्त किया और कितना आपने खर्च किया, उसमें से जितना आपका घाटा आता है तो वही राजकोषीय घाटा होता है। तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज की देनदारियों को घटाने के बाद प्राप्त राशि को दर्शाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया, आपने जितना प्राप्त किया है, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए 10 रुपए की प्राप्ति की और आपने 15 रुपया खर्च कर दिया, तो 15 में से 10 घटाओगे तो यानी 5 को आपका जो ये घाटा लगा, ये राजकोषीय घाटा है, ऐसे समझ लीजिए, यही राजकोषीय घाटा है। फिर राजकोषीय घाटे में से आप उसको निकाल दीजिए जो आपने उधार लिया, उसके बदले आपने ब्याज दिया है। तो ब्याज मान लिया आपने 1 रुपया दिया है, तो ब्याज आपने यहाँ पर निकाल दिया, 1 निकाल दिया तो बचा 4, यही 4 आपका जो है प्राथमिक घाटा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो वहां पर ब्याज की देनदारियों को घटाने के बाद प्राप्त राशि वो प्राथमिक घाटा होती है। तो बिल्कुल सही, आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। 9वें में आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें 10वें वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राजकोषीय समेकन के लिए बाध्यकारी सांविधिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम लोग FRBM एक्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया टर्म है ये एक तरह का इकोनॉमिक्स का, आपको बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, खास करके यूपीएससी में भी पूछा गया है ये FRBM एक्ट के बारे में। तो ये FRBM क्या होता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी राजकोषीय जो होता है, राजकोषीय उसको एक तरह से मैनेज करने के लिए, तो उससे रिलेटेड होता है। FRBM एक्ट 2003 में बनाया गया था और 2004 में इसे लागू किया गया था। तो पारित करने वाला बात है, तो पारित 2003 में किया गया था। आगे दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आप लोग ये बात जान लीजिए, 1938 में, ये जो 1938 दिया है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति की घोषणा की थी और 40 में इसकी स्थापना हुई थी और 49 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो यहां पर स्थापना की बात पूछा गया है, तो स्थापना 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 12वें वाले को देखें, बहुत अच्छा, तो कह रहा हूं मैं सारे चीजों को, प्रश्न सरल कठिन कंसेप्चुअल फैक्चुअल सारी चीजों को मिलाकर इसमें दिया गया है। अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर फैक्चुअल कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगा।
तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किन आधारों पर देशों की खुशहाली को मापता है? तो किन आधारों पर मापता है ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी। वैसे तो आधार दोस्तों होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध, वही जो मैंने बताया वही सब है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट इन्हीं सारे जो है आधारों पर मापा जाता है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 13वें वाले में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कंसेप्चुअल सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला स्टेटमेंट, तो कह रहे हैं इस सभ्यता को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को धार्मिक की अपेक्षा लौकिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म ऊपर नहीं था, वहां पर एक तरह के दोस्तों लौकिक सभ्यता यानी प्रैक्टिकल लाइफ को लोग ज्यादा प्रेफरेंस दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता को, इसीलिए लौकिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि उसमें धार्मिक तत्व मौजूद नहीं थे, तो थे बहुत ही नाम मात्र के थे। तो यस, ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस सभ्यता में लोग कपास से निर्मित वस्त्र पहनते थे जिसका प्रमाण उत्खनन से मिला है। तो यस, ये भी वाला आप लोग जानते हैं, यहाँ कपास से निर्मित वस्त्र मिले हैं, आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो बिल्कुल सही। उत्खनन में लोहे के औजार हथियार बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। नहीं मेरे भाई, आपके आंख में धूल झोंका जा रहा है, बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य सभ्यता कहा जाता है क्योंकि वहां लोहा का प्रमाण नहीं मिला, कांस्य का मिला था, तो इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता को ये कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये वाला तो सब जानते हो गलत है, जिसमें 3 है आप उसे हटा दोगे तो अपने आप आपका उत्तर निकल आएगा। बहुत अच्छा। 14 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक तरह कंसेप्चुअल सवाल, कथन पर विचार करके बताइए कौन सा हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। तो तैल द्वितीय 973 से 957 ईस्वी तक मैसूर के गंग, मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य और चेदी के कलचुरियों को पराजित किया। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है 14वें का, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग देखें दूसरा वाला में कह रहे हैं विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की और बिल्हड़ ने विक्रमादेव चरित की। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट, यहाँ पर ये वाला हमारा ये तो यहाँ पर तो ये भी यस, विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में बात करा है, दरबार में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा, यस ये तो सही है, रचना की, और बिल्हड़ ने विक्रमादेव चरित। तो यस, दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। 14 का भी ये आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग चलें ये 15वें वाले में देखें तो कह रहे हैं एक बहुत अच्छा प्रश्न है, चोल प्रशासन आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार पढ़ लीजिएगा। चोलों से बहुत सारा बिहार में और यूपी में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चोल प्रशासन में वलैक्कर कौन थे? तो वलैक्कर यहाँ पर दिया है दोस्तों, चोल प्रशासन में वलैक्कर सम्राट जो होते थे उनके बॉडीगार्ड होते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 16वें वाले में अगर देखें तो ये क्वेश्चन 16 में आपसे जो दिया गया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ये जो पूर्वी क्षेत्र है उसके बारे में है। पूर्वी भारत के इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है असम में सांग जनजाति की अहोम शाखा ने 13वीं शताब्दी के मध्य एक राज्य की स्थापना की और इस क्षेत्र को असम का नाम दिया। यस, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। और दूसरे में कह रहे हैं सेन राजवंश के राजा बल्ला सेन ने कुलीनिप्स नामक सामाजिक प्रणाली का आरंभ किया और स्मृति पर एक ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पर आपका यस, ये भी तो सही है। अभी तो ये भी सही लग रहा है, कोई डाउट नहीं। यस, स्मृति पर एक ग्रंथ की रचना की। पाल शासक महिपाल प्रथम ने 988 में सत्ता संभाली और उसके शासनकाल में पाल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कह रहे हैं कि कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो सभी यानी 3 के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये 16वें का। 17 वाले को अगर साथियों हम लोग देखें जरा, तो इसमें आपसे कह रहे हैं वही एक में आपको कथन दे दिए गए, फिर कारण दे दिया गया है, कथन कारण।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर आप लोग जानते हैं, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, मदुरै की मीनाक्षी और चिदम्बरम के इष्ट देव जैसे स्थानीय देवी देवताओं का धीरे धीरे क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय देवकुल में स्थान प्राप्त हुआ। तो यस, जैसे हम पुरी को देख लें तो पहले दोस्तों ये उड़िया जाति के ही विशेष था, फिर उड़ीसा में फैला, फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इसकी जो है एक तरह का पहचान बनने लगी पुरी के जगन्नाथ मंदिर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये तो कथन तो सही है। कारण देखें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनेक धार्मिक अनुष्ठान देवी देवता तथा विचार हिंदू धर्म में समाहित हो गए, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान सरल हुआ। बिल्कुल सही, ये भी आपका कारण है। तो कारण ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग दोस्तों ये 18वें वाले को देखते हैं तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्तनों को उनके प्रकार के साथ युग्मित किया गया है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। कुछ आपको मतलब एक पत्तनों के प्रकार के साथ युग्मित किया गया है तो बताना है। यहाँ पर कांडला दे दिया है, ज्वारी पत्तन है, तो कह रहे हैं कांडला क्या है, ज्वारी पत्तन है। तो यस, ये तो है कांडला वाला, इसमें नो डाउट ये तो है। तो ये तो सही है। ये बी वाला देखें तो कोच्चिकर है, लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। यस, ये भी तो सही है, इसमें भी नो डाउट। और यहाँ पर दिए हैं दोस्तों चेन्नई, चेन्नई को कहना है प्राकृतिक प्राचीनतम यानी सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये चेन्नई वास्तव में देश का प्राचीनतम कृत्रिम स्थल है, प्राकृतिक लेकिन नहीं है, यह कृत्रिम है। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक नहीं देना चाहिए था, पुराना है लेकिन ये कृत्रिम है चेन्नई वाला। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, यही आपका उत्तर होगा। तो ये वाला आप जानते हो या न जानते हो तो सही ही होगा, क्योंकि एक गलत हो गया तो वही उत्तर होगा। अंतःस्थलीय नदी पत्तन है कोलकाता वाला। आगे अगर हम लोग देखें 19 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन आप लोग जानते हैं, ये गुजरात से आई है, गुजरात का हजीरा है ये। और विजयपुर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का है। और जगदीशपुर ये उत्तर प्रदेश का है। और इसकी एक शाखा दोस्तों राजस्थान में भी हो गई है। तो इसको याद रखिए, राजस्थान भी देगा तो भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में इसकी शाखा नहीं है, ये लाइन महाराष्ट्र नहीं जुड़ी है। तो आप लोग ये जानते रहिए, गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा है। आगे अगर हम लोग ये 20वें वाले में देखें तो 20वें वाले में हमें जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों पर विचार कीजिए और बताएं कि कितने जोड़े हमारे सही सुमेलित हैं। तो जितने जोड़े सही हैं उसको हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा जलमार्ग है, हल्दिया से इलाहाबाद तक है, नो डाउट इसमें दोस्तों। ये लगभग 1620 किलोमीटर का है ये। तो 1620 किलोमीटर का ये है हल्दिया राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दोस्तों ये कहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया से धुबरी तक। तो यस, ये भी स्टेटमेंट आपका तो सही है, ये भी वाला सही निकला। और तीसरा वाला दोस्तों कह रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरा वाला है, ये केरल के पश्चिमी तट से कोट्टायम से कोल्लम तक है। तो कोट्टायम से कोल्लम तक है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कितने जोड़े हमारे सही सुमेलित हैं, तो 3 के तीनों सही जोड़े हैं। 20वां का हमारा सी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, याद कर लीजिएगा, खास करके ये वाला बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पहला वाला। आगे चले दोस्तों, हम 21 वाला को देखें तो आप लोग इस बात को जरूर फोकस करिएगा कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। 21 वाले को अगर देखें तो कथन दे दिया, कारण दे दिए, बताना है कि हमें राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आपको दिया है कथन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है तथा इसे प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है, आप इतना ही जान लीजिए। पहले जब इंदिरा गांधी शासन लगाई थी, राष्ट्रपति शासन 1975 में, तब ऐसा था। उसके बाद जब जनता पार्टी ने इसमें संशोधन कर दिया कि केवल मतलब कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही ये राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर नहीं, पूरे कैबिनेट का यहाँ पर फैसला होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की सिफारिश पर ही की जा सकती है। यस,
तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, नो डाउट। 21 वाले में पहला तो आपका सही हो गया। दूसरे में करें, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को, इतना तो सही है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन आप जान लीजिए कथन में आधा सच्चाई नहीं चलता, पूरी सच्चाई होनी चाहिए। अब यहां पर जो दिया, राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद भी बढ़ाया जा सकता है। भाई कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल तो खत्म हो गया, उसके बाद आप राज्यों के राज्य सूची पर कानून कैसे बना सकते हैं? तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपातकाल तो समाप्त हुआ ना। तो केवल पहला आपका स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन ए। आप दोस्तों हम लोग ये 22 वाले को अगर देखें तो कह रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो लहुरा देव से मिला है, जो उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले का जिला स्थान है ये, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं अगला में किस पुरातात्विक स्थल को परसाराम का खेरा, कौन सा वो पुरातात्विक स्थल है जिसे परसाराम का खेरा के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा स्थान है, इसे हमें बताना है। तो परसाराम का खेरा दोस्तों आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो सीमा थी वो आलमगीरपुर थी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास है, हिंडन नदी के किनारे। तो यही आलमगीरपुर को परसाराम का खेरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 24वें में देखें तो जियो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, कथन कारण है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघात थैली कहा जाता है। जी बिल्कुल स्टेटमेंट ये आपका सही है कथन। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा निर्माण करता है, यस बिल्कुल सही, और उसमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ये दोस्तों जो 24वें में आपका होना चाहिए कथन। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन, यहाँ पर आपके दोनों के दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोस्तों ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ये जो आर है ए को व्याख्या नहीं कर पा रहा है। जैसे आपका नाम अमित है और मैं टीचर हूं, तो ये दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे को ये एक्सप्लेन थोड़ी कर पा रहे हैं। तो यही बात है यहाँ पर, ऐसे समझ जाइएगा। तो यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, ये 21 22 तो हो गया, अब आपका 24 हो गया, आपको 25वें में ले चलते हैं। तो जितनी जमीन में एक हाथी लेट जाता है, ये एक बहुत तरह का कंसेप्चुअल या फैक्चुअल दोनों प्रश्न कह सकते हैं। जितनी जमीन मतलब एक जो हाथी होता है लेटने के लिए जितनी जमीन लेता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है, इतनी उपजाऊ वह जमीन होती है। यह कहावत किस नदी डेल्टा से संबंधित है, ये बताना है। तो दोस्तों ये कहावत जो यहाँ पर अप्लीकेबल होती है, ये जिस कहावत पर ये खरा उतरती है, ये कावेरी डेल्टा के सेंस में ये कथन बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत के उपजाऊ क्षेत्र में कावेरी डेल्टा को विशेष स्थान मिला है। ये इतनी उपजाऊ है कि जितना जमीन एक हाथी लेता है सोने के लिए, उतना जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है, कावेरी डेल्टा। आगे देखें हम लोग 26 में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत के आधार पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों व गवाहों को नार्को टेस्ट कराने के आदेश को रद्द कर दिया? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा में रहता है। कोई बड़ा अपराध होता है कि जब कोई व्यक्ति को डाउट होता है, प्रशासन को, वह जानता है लेकिन वो नहीं बता रहा है, तो उसका नार्को टेस्ट करवाते हैं। तो उसे एक तरह का मतलब कह सकते हैं ड्रग्स दिया जाता है, जिसके आधार पर वो अर्ध नशे में आ जाता है और वो सच बोल देता है। तो ये मतलब पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई यह जबरदस्ती गवाह देना उसके खिलाफ है, यानी जबरदस्ती गवाही लेना भी है, और उसकी जो एक तरह की जो है पर्सनल ऑफ लिबर्टी के भी खिलाफ है। तो उन्होंने इसको मतलब इस आदेश को उन्होंने रद्द कर दिया पटना उच्च न्यायालय ने यहाँ पर। तो इस बात को अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में स्थापित संवैधानिक प्रावधान, तो यस इसी आधार पर उन्होंने रद्द किया है, ऑप्शन नंबर सी। तो वो यही पूछ रहे हैं आपसे किस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये रद्द किया? तो यही सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस हुआ था 2010 में, इसमें ये भी मामला सामने आया था, तो उसी का उन्होंने हवाला दिया। आगे दोस्तों 27 वाले में देखें तो कह रहे हैं वित्तीयकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य होता है? तो वित्तीयकरण फाइनेंशियलाइजेशन से क्या तात्पर्य होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान को बढ़ाना नहीं, नीति और व्यापक आर्थिक परिणामों को आकार देने में कुछ वित्तीय बाजारों का प्रभुत्व, यस ऑप्शन नंबर बी 27 का आपका यही उत्तर होगा। आगे चले हम 28 का देख लेते हैं।
28वें में आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जब सरकार बजट पेश करने वाली है तो पिछली सरकार का जो उन्होंने पिछली बार का जो बजट होता है उसका लेखा जोखा कितना कारगर साबित हुआ, हम लोग कहाँ पहुंचे, कहाँ फेल हुए, कहाँ पास हुए, ये सब इकोनॉमिक सर्वे यानी नया बजट आने से पहले पुराने बजट का एक लेखा जोखा होता है आर्थिक सर्वेक्षण, इसी को हम लोग कहते हैं। तो नए बजट आने के पहले ये आता है। तो यह कह रहे हैं किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, आप इसको बताइए। तो दोस्तों ये जो तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में यह तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग होता है यह, उसी का दोस्तों एक तरह का हम कह सकते हैं शाखा है मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसी के मार्गदर्शन में यह तैयार होता है। बहुत अच्छा, आगे देखें हम लोग 29वें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य, तो जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। तो जल डमरू मध्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यह एक जलीय क्षेत्र है, यह जलीय क्षेत्र है और यहाँ पर कोई एक जलीय क्षेत्र है और बीच में स्थल है, तो इसे काट कर आप मान लीजिए नहर बना दीजिए या कोई जलीय क्षेत्र बनाकर इसे जोड़ दिए, मान लीजिए नहर बनाकर हमने जोड़ दिया, तो एक ऐसी जली पट्टी जो दो बड़े जल निकाय को जोड़ती है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। तो जल डमरू मध्य क्या होता है, दो जल निकायों को जोड़ता है, साथ ही साथ दो स्थलों को अलग करता है। जो दो स्थल पहले जुड़े हुए थे अब काट दिए, तब इधर अब इधर ये स्थल बेचारे अलग हो गए ना, तो यही होता है जल डमरू मध्य। क्या होता है कि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, साथ ही साथ दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करता है। तो कह रहे हैं यह किस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है, तो जो दोस्तों बेरिंग जल डमरू मध्य है यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। 29 का बी हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य आप लोग जानते हैं यह किसके किसके बीच होता है। ये दोस्तों यह जो आप लोग जानते हैं अमेरिका को, और ये कह सकते हैं एक तो अमेरिका हो जाता है और एक रूस मतलब एशिया को समझ लें, अमेरिका और रूस को जो अलग करता है तो यही बेरिंग जल डमरू मध्य करता है अलग। आगे अगर हम लोग देखें तो 30 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, अभी बहुत ज्यादा ये चर्चा में था, हार्मुज जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य से संबंधित आरओ में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो हार्मुज जल डमरू मध्य दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा में है, फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ईरान और ओमान को दोस्तों ये अलग करता है। तो यही कह रहे हैं किन देशों के बीच स्थित है, यानी किसको किसको अलग करता है, ईरान और ओमान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और साथ ही साथ ओमान की खाड़ी मतलब फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर को भी जोड़ता है। तो ये हार्मुज जल डमरू मध्य है किसको किसको जोड़ता है ये भी ध्यान रखिए। एक तो फारस की खाड़ी को जोड़ता है किससे, ओमान की खाड़ी को, और फिर यह अरब सागर को भी जोड़ता है। तो इसको याद रखे रहेंगे आप लोग। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो ये बंद हो गया था। तो इसमें करें हवा से लोहे और लकड़ी की, या सॉरी इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, तो मतलब कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा ले नहीं पहुंचेगा इसके सेंस में है। तो आप लोग जानते हैं लकड़ी तो हल्का होती है, लोहा तो भारी होता है। तो ऐसा इतना भार कम नहीं होना चाहिए कि हवा उसको डिस्टर्ब कर सके। तो लोहा हल्का हो या भारी हो, वो अगर आप लोग ऊपर से गिराओगे दोनों पर समान त्वरण कार्य करेगा और दोनों एक समान मतलब गति से नीचे गिरेंगी। तो पृथ्वी पर दोनों एक समान रूप से गिरेंगी। ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा आपका, यस, दोनों एक ही समय में एक साथ नीचे गिरेंगी, क्योंकि त्वरण तो काम करता है। कब ये डिस्टर्ब होगा, जब इस पर हवा का मतलब इंपैक्ट पड़ जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर ये 32 को अगर ध्यान से देखें तो ध्यान दीजिएगा, कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन होता है, जो ठंडा करने वाला होता है, बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। यस, बुरी तरीके से प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ एक दुर्लभ चालक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक खराब उष्मा चालक, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है बर्फ। तो यस, तो यही है आपका। तो कारण इसका ए हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, और ए का स्पष्टीकरण आर कर रहा है, तो बिल्कुल सही, ए आपका सही होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है।
तो प्रतिदीप्ति नली जिसे हम लोग मतलब फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप में समांतर निम्न दाब युक्त पारा भरा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड लिखा है, सोडियम ये पारा वाष्प तथा आर्गन। तो यस, आपका ऑप्शन नंबर ये 33वें का सी हो जाएगा। सर्वाधिक समांतर प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। आगे अगर हम लोग देखें 34 वाले में, एक भारहीन गुब्बारे में, मतलब ऐसा गुब्बारा है जो भारहीन हम मान लें और 200 ग्राम जल भरा है, तो इसका जल में भार क्या होगा। तो आप लोग जानते हो गुब्बारा जल में तैरेगा। जब कोई चीज तैरता है जल में तो जितना उसका भार होता है उतना जल हटाता है, तो उसका अल्टीमेटली उसका जो मतलब एक भार होता है वो शून्य वहां पर हो जाता है उस स्थिति में। तो उसका भार वहां पर ये शून्य होगा जल में जब वो तैरता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर ये 35 को दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एक समसामयिक घटनाओं से संबंधित एक टर्म्स दिया है, मेघराज। मेघराज किससे संबंधित होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अभी आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मेघराज ये अभी चर्चा में आया था, सूचना विज्ञान केंद्र की जीआई क्लाउड पहल है। ये जीआई क्लाउड पहल के तहत क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा ऑप्शन नंबर बी है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब जो विभाग को क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करना, यही सब है इसमें। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला को देखें तो स्वयं क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उच्च शिक्षण एवं ऑनलाइन लर्निंग है। तो यस, ये तो यहाँ पर सही है स्वयं। और आई ड्रोन क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में दूरस्थ इलाकों तथा मतलब दूरस्थ इलाकों तक दवाओं या फिर अन्य सामान, जरूरी सामान या सैंपल वगैरह की सप्लाई कराने के लिए ये आई ड्रोन यहाँ पर ये शुरू किया गया था। और यहाँ पर है दोस्तों निष्ठा, पिछले साल पीसीएस में ये पूछा गया था, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पहल है ये। तो यस, ये शुरुआत के तीनों तो सही हैं। उम्मीद है कि ये चौथा ही गलत होगा, क्योंकि दोस्तों दीक्षा जो कार्यक्रम है, ये दीक्षा जो पहल है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज शेयरिंग जो शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट सामग्री उपलब्ध कराता है, तो इसके तहत है। यहाँ पर ये गलत दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ये यही है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। बहुत अच्छा, आपको दोस्तों बजट की प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ आपको कथन दे दिए गए हैं। उन कथनों को क्रोनोलॉजी में आपको सेट करना है, बताना है कि सबसे पहले बजट प्रक्रिया में कौन सा कथन आएगा, फिर कौन आएगा। थोड़ा सा यदि आप लोग जानते होंगे बजट के बारे में, बजट पास होने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप कर ले जाएंगे। आप तो इतना तो जानते हैं भाई, सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है और सबसे अंत में विनियोग एवं वित्त विधेयक का पारित होना होता है। इसी से सरकार के खाते, सरकार पैसा खर्च करने की स्थिति में आ जाती है, जब वित्त एवं विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित हो जाता है। तो आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि दो सबसे पहले होगा और तीन सबसे अंत में होगा। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, बजट प्रस्तुत होने के बाद क्या होता है, बजट प्रस्तुत होने के बाद दोस्तों अनुदान मांगों पर मतलब एक सामान्य से चर्चा होती है। संसद के दोनों सदनों में बजट पर एक सामान्य से चर्चा होती है। तो यहाँ पर ये चौथा आ जाएगा, यहाँ पर तो ये चौथा आ जाएगा, यहाँ पर ये चौथा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा, अस्थाई समितियों पर मंत्रालय मांगों की एक तरह के जांच होती है, ये पांचवा हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पांचवा होने के बाद अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है, एक हो जाता है। फिर अंत में तीन हो जाता है। तो 2 4 5 1 3। तो यस, आगे देखते हैं कौन सा है हमारा, कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो यस, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, 2 5 4 1 3 हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 38 वाले में, तो यहां पर कह रहे हैं कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के प्रति यूनिट बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होती है। तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की प्रति यूनिट बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है। तो 300 मेगावाट की होती है दोस्तों, याद रखेंगे, जिनकी बिजली उत्पादन प्रति यूनिट 300 मेगा तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर गुप्तकालीन शासक एवं उनके अभिलेखों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अभी ये जो यूपी पेट था उससे संबंधित एक गुप्त से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख किससे संबंधित है दोस्तों? बिलसड स्तंभ लेख कुमार गुप्त से संबंधित है। यस, ये भी सही है अपनी जगह पर। और यहाँ पर भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यस, तीन के तीनों स्टेट यहाँ पर जो कथन है गुप्तकालीन शासक एवं उनके अभिलेख से सही है। तो कह रहे हैं कि संख्या कितने सही सुमेलित हैं, तो सी वाला हो जाएगा, तीन के तीनों सुमेलित है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 40 में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि कथनों पर चर्चा विचार कीजिए, विचार करने के बाद बताइए कौन सा सही है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के शासकों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया ताकि अपने केंद्रीय शासन को मजबूत कर सके। तो मजबूत कर सके, यस, ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट को देखें तो दक्षिण विजय में समुद्रगुप्त ने शासकों के प्रति ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह जैसे उदार नीति अपनाई, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारा ये दक्षिण विजय में समुद्रगुप्त ने, यस, उसी सेंस में ये सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग 41 वाले में देखें तो भारत में उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारकों में कौन कौन शामिल है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में, तो उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना किसने की थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने भी किया था, इसको तो आप लोग जानते हैं, इनके बारे में तो कौन सा भूल सकता है। सुब्रमण्यम अय्यर दोस्तों, सुब्रमण्यम अय्यर भी दोस्तों ये मतलब इन्होंने एक लेख लिखा, अपने लेखों के माध्यम से आर्थिक नीतियों का इन्होंने भी विरोध किया था। और दोस्तों आरसी दत्त ने भी दोस्तों मतलब एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था जिन्होंने, इसमें उन्होंने आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। तो ये तीन के तीनों दोस्तों ऐसे विचारक हैं जो उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना किए थे किसी न किसी तरह से। तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 42 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रॉलेट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ था उसके संदर्भ में कथन का चयन करना है, बताना है कौन सा सही है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। गांधी ने इसके विरोध में होम रूल लीग के नेताओं का सहारा भी लिया था। यस, नो डाउट, ये भी सही है। और इसका विरोध साइमन कमीशन के विरोध के साथ साथ शुरू हुआ था। भाई साइमन विरोध तो वो जिसमें सभी ब्रिटिश थे, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, 1927 का मामला है, और ये 1919 का मामला है, ये यहाँ से कहाँ आ गया? तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक दो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो ये 42 हो गया हमारा। अब हम लोग 43वें को अगर देखें तो यहाँ पर एक कल्चर से संबंधित प्रश्न है, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के संबंध में विचार कीजिए, बताइए कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो कुचिपुड़ी में नर्तक कथोपकथन यानी डायलॉग का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका ये बिल्कुल सही है। ये कुचिपुड़ी में मतलब एक तरह का डायलॉग होता है, जबकि भरतनाट्यम में डायलॉग प्रयोग नहीं होता है। तो दूसरा वाला को देखें तो कुचिपुड़ी नृत्य में तस्तरी यानी थाली पर नृत्य करने की परंपरा भी पाई जाती है, जबकि भरतनाट्यम में ऐसी परंपरा नहीं है। तो बिल्कुल सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी हो जाएगा हमारा। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें तो कह रहे हैं लघु हिमालय, जिसे हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी सम्मिलित है। तो लघु हिमालय में कौन कौन से आते हैं ये आपको बताना है। अगर हिमालय के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो हिमाचल हिमालय नाम सुना होगा, धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत, ये दोस्तों श्रृंखलाओं, ये पर्वत श्रेणियां इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यही वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा ये 45 वाले में कथन कारण से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं यहाँ कथन, ये कारण, हिमालय पर्वत क्षेत्र में भूस्खलन एवं मलबा अवघात की घटनाएं बराबर होती हैं। आप लोग जानते हैं हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और ये मलबा अवधान, ये घटनाएं खूब होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि दोस्तों हिमालय अभी अपनी मतलब कह सकते हैं प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में है, अभी नया नया है।
तो इसलिए दोस्तों आद्य होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये घटनाएं होती। हिमालय अभी भी वो वैज्ञानिक दृष्टि है, युवा, विवर्तनिक रूप से सक्रिय और परतदार असंगठित शैलों पर निर्मित है। यस, इसीलिए उसमें बार बार ऐसी भूस्खलन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, और दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग देखें 46 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है एक तरफ पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ क्षेत्र, कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है, सही मैचिंग करके बताइए ऑप्शन में। तो कार्डामम की पहाड़ी दोस्तों खूब आप लोग पढ़े हैं। कार्डामम की पहाड़ी दोस्तों कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आप लोग अगर ध्यान दें, कार्डामम की पहाड़ी तमिलनाडु केरल की सीमा के पश्चिमी तट का भाग है, जो मतलब ये कोरोमंडल तट पर नहीं है। ये तो यहाँ जो कोरोमंडल तट दे दिया नहीं है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है ये। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया आपका, पहला तो नहीं होगा, जिसमें पहला होगा आप उसे काट दीजिए, वो उत्तर आपका नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग कैमूर पहाड़ियाँ पर। तो ये कैमूर पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित हैं, इनकी पाई जाती हैं कैमूर पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर दे दिया है दोस्तों यहाँ कोंकण तट। तो यहाँ कोंकण तट कहाँ से आ गया, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी गलत हो गया आपका, यानी दो जिसमें आप उसे भी काट दीजिए, वो भी उत्तर नहीं होगा। तो आप इतने ही जानकारी से पता पा गए, जब तीन कट गए तो यही आपका उत्तर होगा। आप दो ही फैक्ट से ज़्यादा मेहनत नहीं किया, थोड़े से ही प्रयास में आपने उत्तर को पता लगा लिया, हमारा उत्तर सी होगा। अब आप पता पा गए होगे, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। ये 47 में देखते हैं क्या है हमारा। सूची एक दिया है अभ्यारण्य, सूची 2 में राज्य, कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है, कर्नाटक में स्थित नहीं है दोस्तों। यह कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है, आप लोग जानते होंगे, तो ये गलत हो गया आपका। और ये थेट टेक्कड पंछी अभ्यारण्य, नाम से ही लग रहा है कोई साउथ का होगा, केरल या तमिलनाडु का, ये केरल का है। थेट टेक्कड पंछी अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। इसे प्रसिद्ध पंछी विज्ञानी जानते हैं आप लोग, सलीम अली ने इसे खोजा था। तो यहाँ उत्तराखंड दे दिया, जो कि ये भी गलत हो गया कह रहे हैं। और ये अच्छा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर मिलाना था, मैंने तभी तो सब गलत हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमने बात सही बोली है, अब चाहे जिधर जोड़ लीजिए। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये हमने कहाँ बताया था, ये उत्तराखंड में बताया था, तो ये उत्तराखंड में है, तो यस। और ये थेट टेक्कड को हमने बताया था, ये केरल में है। और भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को हमने बताया था, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। और बचा एक टल्ले घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो टल्ले घाटी, तो यस, अब मैंने मिला दिया, आप देख लीजिएगा कौन है। ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, 4 वाला 4 पर। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, तो ये यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग देखें तो 48 में क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गिब्बन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गिब्बन, भारत में कौन सा ऐसा वो गिब्बन है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यस, तो चलते हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके चीज़ों को पता करते हैं भाई कौन सा है। तो यहाँ पर दिया है कौन सा गिब्बन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो सियामांग गिब्बन ये तो नहीं होगा, ये लार गिब्बन ये भी नहीं, हुलाक गिब्बन होता है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है भारत में। तो ये 3 वाला केवल होगा, ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन ये विकल्प 3। तो हुलाक गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र गिब्बन है दोस्तों। इसका पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर मणिपुर, नागालैंड, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये। तो और ये सीमांग भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये तो भारत में नहीं पाया जाता है ये, और ये भी नहीं, तो केवल 3 वाला है। आगे देखें हम लोग 49 वाले में, तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी पंचायत को विघटित कर दिया जाता है तो उसके पुनर्निर्वाचन कितनी अवधि के भीतर कराना चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों 6 महीना, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 6 महीना में वो चुनाव करा लिया ना जाना चाहिए पंचायत का। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, 6 महीना में तो करवा लेना चाहिए, और जब जितना बचा हुआ कार्यकाल होता है उतना मिलता है, ऐसा नहीं फिर से 5 साल मिलेगा, क्योंकि जब अगला पंचायत चुनाव होगा तो उसी के साथ फिर से करवाया जाए, जैसे सांसद विधायकी का होता है उसी तरह से उपचुनाव
कह सकते हैं वही। तो 50वें में क्या है, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने में सक्षम है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया कि संसद अधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। नहीं, कैसे समाप्त कर सकती है, बच्चों वाली बात हो गई, तो ये गलत हो गया आपका। और अगर दूसरा वाला को हम लोग पढ़ें तो संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से प्रतिस्थापित कर सकती है। ऐसे कैसे कर सकती है, ये भी तो एक तरह का संसदीय प्रणाली भी बेसिक में आ जाता है ना, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यही आपका उत्तर है। आगे देखें हम लोग 51 वाले में, किसी भी प्रावधान या निर्णय के अंतर्गत किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, कोई सांसद विधायक होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि हो, उसे 2 वर्ष या उससे अधिक अगर सजा मिलती है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, फिर वहां उपचुनाव होता है। तो जैसे अभी राहुल गांधी को मिली थी, फिर बाद में उनकी तो वापस हो गई, नहीं तो फिर चुनाव होता और जितने साल की सजा होगी वो और 6 साल और उतना उन्होंने चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो यही इसमें यहाँ पर बताना है दोस्तों, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के द्वारा ये प्रावधान है। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऐसे कौन से हैं व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे। यस, ये 6वें उपराष्ट्रपति थे। तो ये वाला, ये तो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद की अगर हम लोग बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद जब मतलब कह सकते हैं जब इमरजेंसी लगी थी उस समय ये, यानी कह सकते हैं 1974 से लेकर और 1977 तक, जब तक इमरजेंसी थी तब तक ये राष्ट्रपति थे, तो ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम लोग बात कर लें तो ये भी दोस्तों जो मतलब सरकार बनी थी, कह सकते हैं वो सरकार जो जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस जब पहली बार हारी थी, यानी 1977 से लेकर 82 तक ये नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। तो इनको भी हटा दिया जाए, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। और बाद में हम देख लेते हैं शंकर दयाल को। तो ये शंकर दयाल दोस्तों, ये भी दोस्तों 87 से 92 तक भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। तो ये 8वें थे, यानी 1 और 4 ये आपके राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा ऐसे कितने उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, यानी वो उपराष्ट्रपति भी रहे राष्ट्रपति भी रहे, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको 53 में कह रहे हैं, कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा हमारे सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है, बिल्कुल सही। संविधान का अनुच्छेद 47 आप लोग जानते हैं, गांधी जी ने इसको ज़्यादा फोकस किया था कि भाई शराब वगैरह लोग न पिएं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों या प्रयोजनों का भी उपयोग पर प्रतिषेध से संबंधित है अनुच्छेद 47। तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला हो जाएगा आपका। 54 को अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद में। तो लोग कंफ्यूज होंगे, जैसे ये 5वीं होगी कि 6वीं होगी, तो 6वीं तो दिया नहीं है, तो स्वाभाविक सी है ये 5वीं की बात कर रहे हैं। 6वीं में तो दोस्तों असम, मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर से संबंधित है, वो 4 थे, वो 4 नहीं, वो तो 6वें में है, लेकिन 5वें में यही है। आगे अगर हम लोग देखें 55 वाले में, तो मरुस्थली पादपों, जिसे हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट मरुस्थल में उगते हैं, बेचारे जीरो से शुरू होते हैं, उनको मतलब का ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे तो हो जाएगा, जिनको बचने की उम्मीद जीरो होती है क्योंकि मरुस्थल में उगते हैं, लेकिन बेचारे फिर भी उग जाते हैं, तो उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो जल संरक्षण के लिए कौन सा पत्ती वाला रूपांतरण देखे जा सकते हैं जीरोफाइट्स में, आप लोग जानते हैं, पत्तियां उनकी कठोर मोम जैसी हो जाती है, जिससे क्या कर सकते हैं कि जिससे वो उनको मतलब उनके अंदर जो नमी है वो गायब ना हो। तो यस, ये भी होता है, पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं या
पत्तियां नहीं रहती हैं, रहती भी हैं तो कांटे का रूप ले लेती हैं, पर्ण की जगह कांटे विकसित हो जाते हैं सभी। यानी जो मरुस्थली पादप होते हैं, मरुस्थली प्लांट्स होते हैं, वो अपने जल को बचाने के लिए, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी रहती है, हर जीव अपने आप को बचाने लगता है, तो वो भी बचाते हैं कि भाई हमारे अंदर से पानी खर्च ना हो, तो ये सब विधियां वो अपनाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का आयात सबसे अधिक होता है? तो भारत में स्टील उद्योग के लिए किस खनिज या ईंधन का आयात सबसे अधिक किया जाता है, ये अब आपको बताना है। कौन सा किया जाता है? कोकिंग कोयला। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें ये 57 वाले में, तो कौन सा देश गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जीसीसी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये ईरान। ईरान दोस्तों आप लोग जानते हैं जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल की स्थापना 1981 में हुआ था। 1981 में हुआ था सऊदी अरब में। इसके सदस्य देश सऊदी अरब और बाकी जो उसके आसपास वाले ओमान वगैरह ये सब हैं, यही है। तो ईरान इसका सदस्य। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। इसमें आपको कह रहे हैं कि कौन सा कथन वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड में दोस्तों हम लोग जानते हैं वेटलैंड का मतलब आर्द्रभूमि, तो आर्द्रभूमियों से संबंधित बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वेटलैंड इंटरनेशनल रिलेटेड से संबंध में करें कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला स्टेटमेंट को पढ़ें तो यह रामसर अभिसमय द्वारा स्थापित एक अंतः सरकारी संगठन है। नहीं दोस्तों, इसको रामसर अभिसमय द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, यह एक साझेदारी के रूप में भी स्थापित किया गया था, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, जमीनी अनुभव, नीति निर्माण को उपयोग करने के लिए कार्य करता है। जी बिल्कुल, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें आपको दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के संबंध में विचार कीजिए और विचार करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो इसका गठन करें संविधान के 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 368 अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो इसमें अनुच्छेद 338 ए जोड़कर अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहां से ये संबंधित है। अगर यही 338 दोस्तों बी किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा 338 एसटी आयोग और 338 ए एसटी आयोग और 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग, इतना ध्यान रखे रहेगा। तो पहला आपका सही है। दूसरा करें आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है तो यस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये स्टेटमेंट दोनों आपके सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों। आगे अगर हम लोग देखें तो 60 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में कथन कौन सा सही है बताना है हमें। तो देखें यहाँ पर यह योजना वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी, तो यस ये तो सही है। इसका आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप हैं, तो यस ये भी आपका सही है, ये भी सही है, आदर्श वाक्य यही प्रयोग किया गया था। और इसकी रूपरेखा करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्शों पर की गई थी। तो दोस्तों इसकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं तो बल्कि यह गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित थी, तो यस ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित थी, तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 61 में, तो जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दशक में ग्रामीण जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज कहाँ की गई थी? तो दोस्तों 2001 से 2011 के बीच के दशक में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में रही? तो ये आपको बताना है। ग्रामीण पूछ रहा है दोस्तों, ग्रामीण मेघालय में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैं इसका ट्रिक भी बताया था। तो 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? मेघालय में। तो मेघालय यानी सब लोग घर में ही रहे, बादल गरज रहे थे, यानी मेघ आलय मतलब घर में रहे, और घर में रहेंगे तो बच्चे ही पैदा करेंगे और क्या करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा ट्रिक हमने बनाया था। और सबसे कम कहाँ पर हुआ था इसके लिए भी मैं ट्रिक बनाया था, नागालैंड। तो नागालैंड का भी ट्रिक हमने बनाया था। सब लोग नागा साधु बन गए, घर परिवार से दूर हो गए, तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे, तो कम तो हो ही जाएंगे। तो दोनों का ट्रिक हमने बताया था। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस राज्य में था, सबसे कम किस राज्य में था, बताया था मैं। आगे चले देखते हैं
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताना है कौन सा सही है। तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो यस, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो यस, यस यस सही कह रहे हैं। ये दोस्तों मतलब शुरू तो हुआ था ये लॉर्ड मेयो के में, लेकिन लॉर्ड रिपन में ये लगातार हो गई। तो बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत में जनगणना कराने का दायित्व तो राज्य सरकारों पर होता है। तो नहीं मेरे भाई, यह केंद्र सरकार का होता है, लेकिन बिहार अभी जाति जनगणना करवाया था एक ऐसा अपवाद के रूप में, लेकिन यह केंद्र सरकार काम होता है। तो ऑप्शन ए केवल सही है। तो 63 में कह सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे लोग वहां पर हैं प्रतिशत। तो दोस्तों ये दादर नागर हवेली, तो दादरा एवं नगर हवेली, आप लोग जानते हैं सब लोग हवेली में रहे, स्कूल नहीं गए, अनपढ़ हो गए, यानी साक्षरता उनकी घट गई। तो यस, हवेली में सब बंद थे। ऐसे ही कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर पूछ ले तो लक्षद्वीप, सब लोग अपने लक्ष्य की तरफ भागे तो ज़्यादा पढ़ लिख लिए। आगे देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य था। तभी जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड आरओ में प्रश्न पूछा था, जिसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। तो 2011 में क्योंकि उन्होंने होना चाहिए था बिहार, उन्होंने उत्तर प्रदेश दे दिया था आंसर में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य था। तो भाई अरुणाचल प्रदेश, नो डाउट, केवल 17, यानी 1 किलोमीटर लंबे चौड़े एरिया में केवल 17 लोग रह रहे थे। आगे देखें 65 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कथनों पर विचार करें, बताएं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 395 था। तो भारत का जनघनत्व 395 था। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डाउट लगता है, 395 नहीं 382 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व ये 382 था। तो 395 नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा आपका। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप भी नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप तो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली होना चाहिए, लक्षद्वीप थोड़ी ना है। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। तो कह रहे हैं सही उत्तर चुनिए, तो सही कोई नहीं है, दोनों गलत हैं। 66 में अगर देखें तो मणिक्य, यानी जिन्हें हम लोग रत्नाइल कहते हैं, और नीलम किस खनिज के विशेष रूप हैं। तो ये जो मणि होता है या नीलम होता है, ये किस खनिज के रूप होते हैं दोस्तों। तो मतलब ये तो होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े होंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, Al2O3, थोड़ा सा अलग होता है इसका। तो मणिक में लाल रंग जो होता है वो क्रोमियम के कारण होता है। यस, तो आपका ये बी हो जाएगा, 66 का बी। 67 में देखें तो हमें मेकांग गंगा सहयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो इसकी स्थापना 1995 हुई थी। इसमें भारत सहित 7 सदस्य देश थे। तो यस, तो ये तो आपका कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये 7 तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत होगा। इसमें 6 सदस्य थे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यह भारत और 5 मेकांग क्षेत्रीय देश, यह 6 हो गए, यही शायद है। भारत और 5 मेकांग क्षेत्रीय कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के बीच सहयोगी मंच था। तो यस यही वाला होगा, बी वाला हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे देखें हम लोग ये 68 वाले में, तो इसमें कौन सा वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। तो एमनेस्टी करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। याद रखे रहेंगे आप लोग एमनेस्टी के बारे में, बहुत सारा ये एग्जाम में ये पूछा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो 1961 में मतलब इसकी स्थापना लंदन में 1961 में किया गया था। आगे देखें हम लोग 69 में, तो 69 में आपको मृदा कथन एक कारण आर दिया है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। तो यस, मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे बढ़ेगा।
तो जंतु जब चीज़ें जो मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं मरकर सड़ते हैं तो यूरिया उत्सर्जन इत्यादि के माध्यम से वनस्पतियों में जो वनस्पतियों का जो सब कह सकते हैं कि जैसे पत्तियां वगैरह सब सड़ती गलती हैं तो उससे बढ़ता है। कोयले का जलना मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। नहीं भाई, कोयले तो जलता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा, यानी हम या तो फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड जाएगा, आसमान में चला जाएगा, तो उससे थोड़ी न बढ़ता है, बढ़ता भी है तो दूसरे माध्यम से इनडायरेक्ट हो जाता है। तो ये गलत हो गया, केवल कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए केवल ए सही होगा, यहाँ पर 69 का सी हो जाएगा आपका। 70 वाले में दोस्तों अगर हम लोग देखें तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो 1989 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? तो उत्तरजीविता एवं विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, खेल एवं मनोरंजन का अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 में हुआ था, उसके अंदर इन सारी तीनों बातों की गई थी, तो डी वाला हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग 71 में देखें तो भारतीय सीमा प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता होगा, और किसके करेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। आगे देखें जरा हम लोग 72, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है 72 वाले में, इसमें आपसे कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के संबंध में कुछ कथन है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की अनन्य शक्ति है, तो जो कि दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति इस मामले में रिट जारी करने में ये इनके मामले में होते हैं जो हाई कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स में मौलिक अधिकार के अलावा अन्य के मामले भी जारी किए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में केवल मौलिक अधिकार से। तो यहाँ तो ये तो गलत हो जाएगा आपका 72 वाले में, जो ए आपका स्टेटमेंट है पहला, ये तो गलत हो जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे वाले को, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय विवादों के मूल एवं अनन्य अधिकारिता रखता है। तो बिल्कुल रखता है भाई, रखेगा नहीं तो फिर अपना देश संगठित कैसे होगा, सब मनमानी करेंगे ना। तो यस, ये तो रखता है, सही है ये। राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। तो यस, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। और जो यहाँ पर एक ज़्यादा प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उनकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो इन दोनों बातों को रखना यहाँ पर, ये सारे कथन में बहुत ज़्यादा उलट पुलट के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखें। तो पहला ये दूसरा और तीसरा सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 में क्या कह रहे हैं यहाँ, इसमें कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई समितियां गठित की, निम्नलिखित में से सही कालक्रम का चयन बनाइए। तो आप लोग जानते हैं इसको एक क्रोनोलॉजी में सेट करना है, पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए कौन सा पहले बनी, फिर उसके बाद कौन सा बनी, उसके बाद कौन सा बनी, तो याद रखे रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले बी आर मेहता के बारे में आप लोग तो जानते हैं। बी आर मेहता ये तो 1957 में था, 1957 में आया था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का दोस्तों सिफारिश किया था। तो यस, तो ये त्रिस्तरीय पंचायत हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अशोक मेहता वाले में आ जाता है, और जी वी के राव, समिति, एल एम सिंघवी। तो अशोक मेहता दोस्तों इसके 20 साल बाद आया था अशोक मेहता, तो ये 1977 से संबंधित हो जाएगा, ये 1977 हो जाएगा। फिर उसके बाद जी वी के राव आया था 1985 में शायद था ये राव वाला, 1985 में केवल यहाँ पर 85 लिख दे रहा हूँ, नहीं पूरा लिख दूँ, 1985 में। और ये सिंघवी वाला 1986 में। तो सब के सब ऐसे ही है, 1 2 3 4 करके है, समझ जाइएगा आप, ऑप्शन बी है। आगे देखें हम लोग 73 74 में क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल के अनुसार न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? तो आप लोग जानते हैं जो अपना प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो उसमें 3 न्याय की बात किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, 1 2 3, ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़े होंगे आप लोग। 75 में देखें दोस्तों,
तो इसमें आपको पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो बताना है कौन सा असत्य है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जी बिल्कुल, ये बात तो सत्य है। तो अगला अगर हम लोग देखें, यानी हमें असत्य को पकड़ना है, असत्य तो अभी मिला नहीं। राज्यपाल को किसी भी कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत कार्यों के लिए राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्रवाई से पहले 2 माह की लिखित सूचना देना आवश्यक है। जी बिल्कुल देना आवश्यक है। न्यायालय मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या सलाह दिया, जैसे मंत्रिपरिषद ने मतलब राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, या फिर मंत्रिपरिषद ने राज्य के सेंस में राज्यपाल को क्या सलाह दिया, इसकी जांच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर गलत दे दिया, तो ऑप्शन नंबर यही डी, यही वाला सही है आपका उत्तर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं पार्ट ए के रूप में। पार्ट बी हम लोग दोस्तों इसके बाद हम लोग पार्ट बी देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तो हम इसको यहीं रोक देते हैं। हम सोचते हैं जो भी पढ़ाएं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा समय देते हैं, हर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, सिर्फ उत्तर बनाना ध्येय नहीं रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग फिर से पार्ट बी के रूप में क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करेंगे, जस्ट इसी के बाद अपलोड होगा। नमस्कार।